गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम गणित की मैथमेटिक्स के क्लास में आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके डीआई में भी आता है और वैसे भी आता है। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ पूछ लेते हैं और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए, ठीक है। तो औसत या मध्यमान, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज, औसत। औसत की परिभाषा यहाँ दी गई है। समान, एक मिनट, अब क्लियर है ना अच्छे से? समान राशियों का औसत या मध्यमान वह संख्या है जो उन राशियों के योगफल में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? जैसे अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? औसत समान राशियों का मतलब वो राशियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 kg बोला और उसके बाद प्लस 1 मीटर बोला और फिर वन क्या कहते हैं कि लीटर बोल दिया, इनको आपको जोड़ करके इनका औसत निकालो। नहीं, सब केजी में है, कोई मीटर में, लीटर में, लीटर में, तभी ये होगा। ये राशियां समान होनी चाहिए। औसत का मतलब होता है जितनी भी राशियां हैं उनको जोड़ लो, सबको आपस में जोड़ लो। कुल कितनी राशियों को का योग जो है उसको यहाँ कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बस यही है और कुछ नहीं। राशियों की संख्या, जब इसको कुल राशियों के योग, जैसे यहाँ पर मान लीजिए है 7, 9, 10, 18, 20 और 25, ये 6 राशियां दी हुई हैं। इनका औसत निकालना है। इसका मतलब इन 6 राशियों को जोड़ लो, क्या होगा? 7 + 9 + 10 + 20 + 25, इनको जोड़ लिया। इनको, और इनको कितनी कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनको 6 से भाग कर दिया, बस। ये हमारा औसत आ जाएगा, इन राशियों का औसत हो जाएगा। अब इनको जोड़ा कितना है? 89, 89 से 6 को भाग किया, 40.83 लगभग आया। ठीक है, तो क्या दिया है औसत की परिभाषा? देखो यहाँ क्या दिया, औसत बराबर कुल राशियां, जितनी भी राशियां हैं, ये देखो ये सारी राशियां थी, इनको हमने क्या किया? उनको जोड़ लिया। उसके बाद राशियों की संख्या, जो राशि है उससे भाग कर दिया। ठीक है, अब इससे एक चीज क्या निकल रहा है? अब यहाँ पर देखो हमारा फार्मूला ये हो गया। अब ये हमें कितने कितने चीज मिल रहे हैं? एक औसत हो गया, दूसरा कुल राशियों का योग हो गया, तीसरा राशियों की संख्या। ये 3 चीज है इसमें। ठीक है, अब 3 में से कोई भी 2 दिया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब कुल राशियों का योग निकालना होगा, मतलब कुल राशि का जोड़ कितना होगा? तो जो औसत दिया हो और राशियों की संख्या, उनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि औसत कितना था? 14.83, और राशियों की संख्या कितनी थी? 6। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? जो योग था कितना था? 89। ये करोगे तो लगभग 89 क्या आएगा ये? समझ रहे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 89 आएगा। ठीक है, तो जो भी औसत आ रहा है, जो भी औसत आ रहा है, उस औसत में राशियों की संख्या से मतलब जितने राशि हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल राशियों का जोड़ पता चल जाएगा, उनका कितना योग है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये औसत है क्या चीज? कोई बता सकता है औसत क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक है, एक आदमी है 25 केजी का वजन का है, दूसरा है 30 केजी वजन का है, चौथा है 15 केजी वजन का है, और एक है यहाँ पर 40 केजी वजन का है। ठीक है, कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 4 लोग हैं। ठीक है, अब इनका औसत वजन, 4 लोग हैं तो औसत वजन क्या होगा? तो ये औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है
कि सबकी वेट बराबर, अगर मान लीजिए इसका वेट कितना हो गया, औसत कितना निकाल लिया, 25 धन 30 धन 15 धन 40, कितना हो जाएगा, बटे 1 2 3 4, 4 राशियां हैं, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 25 15 कितना हो गया, 30 40, 40 30 70, 70 40 110, यही होगा ना। 5 5 10, 2 1 3, 3 6, 1 7 4 11, ठीक है, 110, 110/4। अब इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग मान लीजिए कि 30 kg, अगर यहाँ पर वही हो, लगभग 30 kg आ गया लगभग, ठीक है, 30 kg लगभग। इसका मतलब क्या हुआ, औसत हमारी इसका वजन आया है 30 kg। इसका मतलब चारों लोगों का वजन कितना है, 30 किलो। चारों लोगों में से प्रत्येक का वजन 30 किलो हो गया, समझ रहे हैं। अगर हमने 4 लोगों का औसत वजन 30 बताया, तो इसका मतलब हर एक का वजन अब 30 किलो हो गया है, समझ गए। अब ये 30 किलो कैसे हो गया, होता क्या है कि ये जो सबसे ज्यादा वाला है उसमें से, और उसके बाद और जो औसत से मान ली कितना 30 है, तो 30 तो 30 ही रहेगा, बाकी 40 में से वजन निकालेंगे कितना, 10 बच जाएगा ना, 10 निकलेंगे और 10 को 15 और 25 में बांट देंगे और ये हो जाएगा 30 किलो। इस तरह से बांटेंगे, ठीक है। तो सब जो ज्यादा है उसमें से बांट बांट के सबको बराबर हो जाता है, औसत का मतलब एक सेंस समझो। अब औसत जो होगा, जो औसत होगा, क्या होगा, औसत की क्या क्वालिटी होगी, औसत की क्वालिटी होगी कि जो सबसे बड़ी राशि होगी उसके बराबर होगी, उसके उससे छोटी ही होगी। अगर जैसे यहाँ पर 40 है सबसे बड़ी, तो ये उससे छोटी होगी, या जो सबसे छोटी राशि है उससे ज्यादा होगी। इसके कैसे पढ़ाएंगे, और क्वालिटी क्या है मैं आगे आके बताता हूँ, वो थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँ, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बहुत थोड़ा सा बहुत आपके लिए बहुत मददगार होगा। ये तो पता चल गया कि फार्मूला क्या है इसका, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब यहाँ के कुछ गुण बता रहा है, क्या प्रॉपर्टीज, औसत के गुण बता रहा है। औसत के क्या गुण है उसको ध्यान रखना, ये आपके आगे बहुत काम देंगे, ठीक है। किसको एरर आ रहा है भाई, चलो उसमें किया था, चलो हाँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्जर्वेशन। क्या बोला था, जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन या सबसे बड़ी राशि से छोटा होगा। देखो मैंने बताया था ना, 40 था ना उसमें सबसे बड़ी है, सबसे छोटा क्या था, 15। तो उसमें जो एवरेज आया था हमारा कितना है, 30, तो 40 से छोटा है ना। तो जो भी हमारा औसत आएगा, तो वो जितनी भी राशियां दी होंगी उनमें से सबसे बड़ी राशि से छोटा ही होगा, एंड ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और जो सबसे छोटी राशि होगी उससे बड़ा ही होगा हमेशा। अब देखो यहाँ पर 3 7 9 और 13 का एवरेज निकाला 8, तो ये 8 जो है 13 से छोटा है, और सबसे छोटी राशि कौन, 3, 3 से बड़ा है, ठीक है। चलो 9 से भी छोटा बड़ा है, लेकिन जो सबसे बड़ी राशि होगी उससे ये हमेशा छोटा होगा, और सबसे छोटी राशि से हमेशा बड़ा होगा, औसत, समझ गए। अब देखो दूसरा क्वालिटी क्या है, औसत ऑफ गिवन डाटा आर इक्वल, ऑब्जर्वेशंस ऑफ गिवन डाटा आर इक्वल। अगर सारे जो औसत डाटा है, जो हमारे पास राशियां हैं, सारी राशियों का मान, अगर यहाँ पर क्या है, राशियों का मान समान है, राशियों का मान समान है,
तब क्या होगा, तब क्या होगा, मान जैसे एवरेज आप, जैसे ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इनका एवरेज क्या हो गया, तो सब बराबर हो गए। तो इनका एवरेज भी क्या होगा, कुछ करना नहीं है, इनका एवरेज भी 6 ही होगा। क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि हम जब एवरेज निकालते हैं तो बड़े में से निकाल के सारे छोटों में बांट के सबको बराबर कर देते हैं, यही मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर जब सारे पहले से ही बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, और जो भी राशि है वो हमारी एवरेज होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा? क्लियर हुआ तो अंगूठा दिखा दो हमें। जी सर। यस सर। चलिए अब हम क्लियर। चलते हैं तीसरे तीसरे में। ये तीसरी राशि जो है, तीसरी क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 3, 6, 0 और 3, ये यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन दिया है। क्या दिया है, ये हमारे पास ये 4 जो है हमारे पास राशियां हैं, इनको हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना है। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या 3 धन 6 धन 3 जोड़ लिया, बोलो जीरो, जीरो तो जुड़ता ही नहीं, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो क्या करें, 6 3 9 3 12, और 12/3 राशियों को कर देते ये 12/3 और 3 चौक 12, ऐसे करके निकाल देते, वो 4 हो गया एवरेज। ये सर्वथा गलत है। आपकी राशियां कितनी हैं, 4 हैं, तो चारों को आपको जोड़ना हो, 3 + 6 + 0 + 3 प्लस, अब राशि कितनी होगी देखो, अगर आप 0 को छोड़ देते हो तो हमारी राशियों की संख्या 3 हो जाती है, लेकिन अगर आप 0 लेते हो तो हमारे राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। जब 4 आ जाएगी तब तो हम, यही तो होगा ना, कितनी राशियां हैं, जितनी राशियां हैं सभी राशियों की गिनती को काउंटिंग करना है, कितनी राशियां हैं। तो यहाँ तो 4 राशियां हैं ना, तो हमें 4 ही लेना है, चाहे यहाँ 0 हो या 0 है, 0 की कोई वैल्यू है या नहीं, लेकिन ये गिनती में तो आ रहा है, हमने 4 बार राशि ली। मतलब हम कहीं गए डाटा कलेक्ट करने के लिए और जो वांछित डाटा हम मांग रहे थे वहां नहीं मिला, तो हमारे अटेम्प्ट तो हुआ ना, अटेम्प्ट तो हुआ, लेकिन डाटा कितना मिला, 0। तो जब हम एवरेज निकालेंगे कि हमें हर अटेम्प्ट में कितने डाटा मिले, तो उसमें तो ये काउंट होगा ही नहीं। हमारी पहले अटेम्प्ट में 3 डाटा मिले, 6 दूसरे में 6 मिले, तीसरे में 0 मिला, चौथे में फिर 3 मिला। तो हम जब ये निकाला जाए कि आपको एवरेज डाटा, हर अटेम्प्ट पे एवरेज कितने डाटा मिलते हैं, तो अब आप इसमें अगर ये 0 को बोलोगे इसमें कोई डाटा ही नहीं मिला तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तब तो हमारा एवरेज 4 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम कितनी बार गए थे डाटा कलेक्ट करने के लिए, 4 बार गए थे ना, 4 बार हमने कलेक्ट किया, तो डाटा हमारा फिर बदल जाएगा, एवरेज हमारा बदल जाएगा। इसलिए जितनी बार हम गए डाटा कलेक्ट करने के लिए, हम उतनी बार लिखेंगे और हमारा एवरेज हो जाएगा 12/4 यानी 3, ना कि 4। ठीक है, मतलब कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू 0 है, आप उसको भाई साहब निगेट मत कीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, लेकिन जब राशियों की संख्या गिनती करेंगे तो उसमें 0 को भी काउंट करेंगे, एक राशि रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भयानक गलती करते हैं लोग, अक्सर गलतियां करते हैं ऐसे। अब देखो, एक यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज होता है। ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज्ड बाय ए, मतलब जैसे आपका ये यहाँ पर है, ये हमारा ये हमारे 4 ऑब्जर्वेशन हैं, 3, अगर इस सम में हमने क्या किया, प्लस ए, जैसे क्या नंबर है हमारे, 3, 7, 9 और 13, अगर इस सम में हम 4 4 जोड़ देते हैं, +4 +4 +4 +4, तो हमारा जो एवरेज भी होगा इसमें 4 जुड़ जाएगा, 12 ही हो, 12 होगा। ठीक है, यही कह रहा है, इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज बाय ए, अगर सारे नंबर ए की बराबर बढ़ जाते हैं, देन देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज, तब उनका एवरेज भी ए के बराबर बढ़ जाएगा, ए को जोड़ दी उसमें जुड़ जाएगा। जैसे मैंने बताया सब में 4 जुड़ रहे हैं तो एवरेज में भी 4 जुड़ जाता है। ठीक है,
अगर इसमें से 4 घट गए तो सब एवरेज में भी 4 घट जाएगा। ठीक है, अगर सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से सभी अंकों में, एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर डिवीजन हो रहा है तो एवरेज को भी डिवाइड करना पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एवरेज इज आल्सो नोन एज मीन द यूनिट एवरेज ऑफ नंबर्स क्वांटिटी इज सेम। इसमें ये कह रहा है कि हमेशा जो यूनिट होगी और उसकी जो है यूनिट हमेशा एक ही होगी, यूनिट बदलेगी नहीं। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज बताया है उसमें ये बताया गया है, अगर कोई भी संख्या हर संख्याओं ये कोई संख्या सारी राशियों में जोड़ी जाती है तो उतनी ही राशि को आपको एवरेज में जोड़ना पड़ेगा, और अगर घटाई जाती है तो उतना ही एवरेज में घटाएंगे। अगर जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो उतनी ही राशि से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब बराबर हो जाएगा। अगर हमें डिवाइड कर रहे हैं तो उतनी राशि से डिवाइड कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। ये हमारे थोड़ा गुणसूत्र हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये सब अगर आ जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम प्रश्न कर सकते हैं ना, एवरेज आ गया हमारा, एवरेज क्या है, एवरेज के कैसे फार्मूला लगते हैं, तो अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब बोल रहा है कि किसी कक्षा में 7 छात्रों का, कितने छात्र हैं हमारे पास, 7 छात्र हैं, तो उनका वजन कितना है, 48 52 40 53 60 54 और 49। उन छात्रों का औसत वजन। अरे भैया क्या करना है, ये 7 छात्रों के वजन को जोड़ लो, जोड़ लिया और 7 से भाग कर दिया और जो आया यही हमारा वजन हो गया। ठीक है, और अगर कोई बोलता है कि 7 छात्रों का कुल वजन कितना होगा, तो भाई इसमें से जो मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो होगा, 356 के बराबर हो जाएगा। तो कुछ छात्रों को वजन मिले तो औसत से और संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा औसत छात्र आ जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 है। कितना है, 20 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 16 है। इसका मतलब कि सारे छात्र जो 20 हैं उनकी आयु 16 16 16 16 16 है। ठीक है, तो हर छात्र की आयु 16 है, तो 20 छात्र की कुल आयु कितनी होगी, ये देखो 16 गुणे 20 320 वर्ष हो गया। हो गया कि नहीं हो गया मेघा जी, भूमिका जी? हाँ जी सर, हाँ, यस सर, जी सर, यस ओके। सर, यस सर। भाई योग की क्लास में सर बोलते हैं माइक आप करो, माइक आप, फिर भी खूब बोलते रहते हो, और मैं बोलता है माइक ऑन करके बोलो, यहाँ कोई बोलता ही नहीं। हाँ सर, ये सारा पीछे उल्टा। इतना शोर रहता है इसलिए हमको बार बार ऑफ कर रखना पड़ता है सर। हाँ चलिए, तो पूछता हूँ तो तुरंत बोल दिया कीजिए, फिर हाँ भी यस चले। ठीक सर, है, यस सर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना, यहाँ तक? हाँ सर, जी सर, देखिए इजी है हमने सर, कहा ये एक इजी है सर। 20 छात्रों की औसत आयु 16 है। औसत आयु है ये, तो मतलब एक छात्र की, उसमें 20 में से एक छात्र की आयु 16 है, तो 20 की कितनी होगी, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने बताया था कि कुल अगर राशियों का योग निकालना है तो औसत से और राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ राशियों की संख्या क्या है, कुल छात्र 20 है तो राशि की संख्या 20 हो गई, और औसत कितना है, 16 है, तो 16, तो वही वो वाला फार्मूला भी लगा दोगे तो भी 320 हो जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ कि 16 औसत है, इसका मतलब एक छात्र का 16 है तो 20 छात्र का कितना हो गया, 320 वर्ष हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए, उस क्लास में 2 शिक्षक भी हैं, तब सबों की औसत आयु 18 हो जाती है। तो उन शिक्षकों की औसत आयु क्या है, अब देखो हमारे छात्रों की संख्या कितनी थी, 20। 20 दो 20 छात्र, 2 20। शिक्षक और बढ़ गए तो हमारी जो 20। भाग देने वाली नीचे नीचे भाग करते हैं वो कितनी हो जाएगी, 22। और 22। 22 लोगों की हाँ हो गई ना, और हाँ 22 लोगों की हाँ, औसत आयु 18 है, मतलब सबकी 18 तो 18 है। 22 से इंटू कर अगर लेंगे, इसके 22 से 18 से इंटू। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 लोगों की हमें कुल आयु आ जाएगी ना, 22 लोगों की कुल आयु आ जाएगी। जी सर, तो ये देखो 22 396। गुणे 18 निकाला, 356 वर्ष। अब ये 356 कितने हैं, 22, इसमें 20 22 हो गए छात्र तो शिक्षक भी हैं। टीचर्स। ठीक है, अब 20 छात्रों की कितनी है, 320 है,
तो इसमें से 320 20 में 396 में से 320 को अगर माइनस कर देते हैं तो 76 वर्ष आ जाता है। और 76 वर्ष किसका कौन सा वजन है, कोई बताएगा? शिक्षकों का शिक्षकों का। दोनों शिक्षकों की कुल दोनों आयु है, शिक्षकों दोनों का। शिक्षकों का वजन। तो इनका औसत क्या होगा? ये दोनों शिक्षकों की आयु का जोड़ है ना, ये दोनों का। तो इनका वजन क्या होगा? शिक्षक कितने हैं? 2। तो 76 में 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 38, मतलब दोनों का औसत उम्र 38 वर्ष है। ये चीज क्लियर हुआ? यस जी सर। सर, ओके। ध्यान से, ठीक है। हाँ एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, मैं भाग नहीं रहा हूं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे स्टेप वाइज हुआ है, क्या इसमें क्लियर है सब की नहीं। पहले इसमें 20 छात्रों की औसत आयु दिया था, तो हमने 20 छात्रों की कुल आयु निकाल लिया। बोला 2 छात्र और बढ़ गए तो 20 का कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। औसत आयु 18 हो गया, तो 22 लोगों की कुल आयु निकाल लिया। तो 22 में से 20 जो छात्र हैं हटाए, 20 छात्रों की आयु को घटाएंगे तो हमें 2 टीचरों की आयु मिलेगी। अब 2 टीचरों की आयु है ना 76 वर्ष। अब बोल रहा है कि शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? शिक्षकों की संख्या कितनी है? 2। और 2 शिक्षकों का कुल आयु कितनी है? 76। तो औसत आयु 26 कितनी होगी? 76/2। और हमारा और 38 38 वर्ष। 38 ठीक है, साल। क्लियर ना? आगे बढ़े? हाँ यस सर, क्लियर है सर। सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्कूल में 100 छात्र 600 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 600। उनकी 600। आयु 18 वर्ष है। अब देख लो, आ गया ना? अब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 600 छात्रों का वजन कितना हो जाएगा है? 18 से करो, 18 छक्का 108। ये देखो इतना वर्ष, ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही हमें आ जाना चाहिए कि 600 छात्रों का कुल आयु हो जाएगा 10,800 वर्ष। ठीक है। यदि उस स्कूल से 50 छात्र चले जाएं, अब कितने छात्र बचेंगे? 550। 550 बचेंगे ना यहाँ पर। यस। कितने बचेंगे छात्र? 550 छात्र बचे। तो छात्रों की औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जाती है। 18 वर्ष है, 18 में से 0.6 माइनस करोगे तो कितना है? 17.4 हो जाएगा। नहीं, अब कितना हो गया नया? 17.4 ही तो आया। अब हमारे पास कितने? 50 छात्रों के जाने के बाद हमारे 550 छात्र संख्या हो गई। और उनकी औसत आयु कितनी होगी? 17.4। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 550 छात्रों की कुल आयु मिल गई ना? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या उन 50 छात्रों की आयु क्या होगी? सेम वही है। अब भाई 600 में से 550 को माइनस करोगे तो जो 50 छात्र गए थे उनकी कुल आयु आएगी ना। अभी कितना आया? 50 छात्रों की कुल आयु। ठीक है ना, यही तो आया ना 1230। अब इनकी औसत निकालना है तो इसको 1250 से डिवाइड कर देंगे और जो आ जाएगा हमारा वही हमारा औसत आयु हो जाएगा। 50 छात्रों की औसत आयु ये हो जाएगी, क्योंकि 50 छात्रों का कुल आयु जो है 1230 है, छात्रों की संख्या 50 है, तो 1230 को 50 से भाग करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमारा 50 छात्रों की औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, पहला दूसरा जो पहले बताया तो उसी तरह ये भी है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि सात संख्याओं का औसत 21 है। उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 22 है। अब देखो हम आपको ऐसे बताते हैं। मान लीजिए ये हो गया 7 संख्या है ना, A B C D E F G, ये 7 संख्याएं हो गई। ठीक है, क्या बोला? हमारे पास ये 7 संख्याएं हैं A B C D E F G।
ठीक है, ये हमारे पास कितनी है, 7 संख्याएं हैं। ठीक है, बोल रहा है उन 7 संख्याओं का औसत 21 है। 21, 7 के 21 है तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 21 गुणे 7, 7 गुणे 21 यही तो होगा ना, 7 गुणे 21, 21 गुणे 7, ये कितना हो गया, 147। अब क्या कह रहा है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत। प्रथम 4 संख्या कौन होगी, ए बी सी डी, ये हो गया इनकी ए प्लस बी प्लस, देखो यहां पर मैं कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये बराबर कितना हो गया, 147 आ गया ना। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना, प्रथम 4 इनका निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्रथम 4 का क्या हो जाएगा, 18 गुणे 4, यही तो होगा ना, 18 गुणे 4 बराबर 72, ये देखो 72 आ गया ना। और तथा अंतिम चार कौन सा होगा, डी ई एफ जी, यही तो होगा ना, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इनका क्या हो जाएगा, औसत क्या है 22, तो 22 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 88। अब आप देखो कि इसको एक बार जोड़ते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, डी दोनों में जुड़ रहा है ना बार बार, जी सर। और यही चौथी संख्या है। हाँ ठीक सर। है, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी डी और डी प्लस ई एफ जी को आपस में जोड़ करके और सारे में से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो हमारा देखो इस ये प्लस प्लस ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी करोगे, सबको करोगे तो डी ही तो बचेगा। तो चौथी संख्या हमारी क्या होगी, ये इनको जोड़ लो, 72 और 88 को जोड़ लो और जो ये इसमें से माइनस कर लो। देखो अब इसमें से क्यों ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि डी 2 बार जुड़ रहा है ना। यस सर। डी 2 बार भी जुड़ रहा है ना, इसलिए नेचुरली ये ज्यादा हो जाएगा। 160 में से 147 करेंगे तो जो 13 आएगा ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको फिर से ध्यान से देख लो। 7 संख्याओं का औसत ए प्लस बी है, तो प्रथम देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बोल देता है 9 क्वेश्चन 9 का हो गया, तो प्रथम 5 और अंतिम 5 करेगा, तो फिर पूछेगा 5वीं संख्या कौन है, या ये पूछ सकते हैं प्रथम 3 और अंतिम 7, ये क्या प्रथम 3 कर देगा और अंतिम 4, अंतिम 5 कहा गया भाई कोई, अंतिम 5, ठीक है अंतिम 5, तो भी वही चीज होगा। जिस तरह से भी घुमाए हमें क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको ये सब क्लियर हो तो एक बार फिर से पढ़ लो इसको। मैंने ABCD करके इसलिए बताया था कि आप लोगों में ध्यान से आ जाए समझ में। ठीक है, क्लियर है सर। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। एक परिवार में 9 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 21 वर्ष है। अब हमारे दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए पूरे परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी, आयु कुल कितनी आयु होगी, 21 गुणे 9, ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें इससे पहली लाइन से पता चल गया कि इस जो पहली लाइन है इससे हमें पता चलेगा कि पूरे परिवार की कुल आयु कितनी है। ठीक है, दूसरा लाइन है सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है। सबसे छोटा सदस्य कितना, 5 साल का। एक्चुअली इसका आंसर गलत दिया है यहाँ पर, ठीक है मैं आपको बताऊंगा। सबसे छोटा सदस्य 5 साल का है, तो जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। आज 5 साल, आज का हमारा परिवार का औसत आयु कितनी है आज के समय, सर आज अगर आज के समय कुल आयु 189 है तो सबके इसमें से कुल 5 आयु 5 ले। कुल आयु कितनी हो जाएगी,
189. 189. 9। 5 साल पहले, 5 साल अगर पहले करते हैं तो ये आयु कितनी हो जाएगी? सबकी -5 करोगे कितनी आए? 184 हो जाएगी भाई। 184 में ये 5 जोड़ोगे तभी तो आज के समय हमारा जो है ये आ जाएगा 184। Yes, sir. Yes, sir. नहीं गलत है। सर सबके ईयर्स मतलब अभी सबकी घटेगी ना, सबकी घटेगी ना, इसी की थोड़े घटेगी। सर 9 सदस्य है। है तो 9 कटेगी ना सर, 5-5 हाँ साल। सबकी घटेगी। 9 5 तो आप एक को क्यों लेके सर जा रहे हो भाई? 45 माइनस करेंगे ना सर, 45 लेस होगा ना। 45 माइनस करेंगे ना। 5 साल पहले जो है तो इसका मतलब सारे 9 सदस्यों की जो है 118, आज जो है 189, तो 5 साल पहले क्या हो गए? 9 पूरे 9 सदस्यों की कितनी 5 साल बढ़ रही है, तो ये 9 25 45 को माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 144। सर और एक डाउट, 144। तो अब 5 साल पहले कितने सदस्य रहेंगे? 8। ये सर छुटकू 5 तो साल निकल गया पहले तो ना, 8 सदस्य होंगे ना सर। 8 को भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 18 वर्ष। ठीक है, उस समय शेष सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, गुड। बात कैसे आया सर? मैंने घुमाया था इसीलिए कि क्या आप लोग का दिमाग दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? सर 5 साल पहले 8 सदस्य थे ना, वो छोटा बच्चा तो 5 साल नहीं था ना, इसलिए 8 सदस्य थे 5 साल पहले। अभी हम आज के समय में घटा रहे हैं 9 सदस्य। देखिए 5 साल पहले तो 8 सदस्यों को तो हो गया 40, और ये जो अभी छुटकू आया है ये भी तो उसका छुटकुआ भी तो इसमें है, उसको भी तो हटाएंगे, ये छोटू हो गया। और ये 40 लोग, ये जो है 8 लोग जो पहले थे बच्चा पैदा होने के समय, तो आज इसमें 89 में कितना जुड़ा हुआ है? आज के समय 45 साल एक्स्ट्रा जुड़ गया है ना, इसी को माइनस करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? सर क्लियर है सर। यस सर। और लोगों को क्लियर हुआ? जी सर। हमारी नेहा रानी है कि नहीं? भाग गई, देख रोती है कि सर मेरे को मैथ नहीं आता, और मैथ का क्लास होगा तो सारे इनको जो है बुखार आ जाएगा। चलो तू कैसे करेगा वैसे ही पाएगा। चलो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए शुक्रवार शनिवार रविवार का औसत तापमान 37 डिग्री है। कितने दिन का? 3 दिन का, है ना? तो शुक्रवार और शनिवार का रविवार का कुल तापमान आ जाएगा 3 दिन का 37 गुणे 37 इंटू 3, और ये बराबर हो गया 111 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद तेरा शनिवार रविवार और सोमवार का क्या दिया है? शनिवार रविवार का तापमान 34 डिग्री 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इनमें से हम घटाते हैं तो शुक्रवार से क्या करेगा? शनिवार से रविवार कट जाएगा, शनिवार से शनिवार कट जाएगा, बचेगा क्या? शुक्रवार और सोमवार और सोमवार। माइनस सोमवार आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस करते हैं तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, नीचे वाले। आपको बताया गया था ना, जैसे कल मैंने एक बताया था x प्लस वाई और सर ये इक्वेशन बन गई क्या? एक्स माइनस वाई, इसको जब हम माइनस करेंगे तो सारे माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, तभी तो कटेगा। अब ये हमने क्या किया? घटाने पर देखो ये एक इक्वेशन बन गया है ना। अब इसको a प्लस बी प्लस सी मान लो, फिर इसको बी प्लस सी प्लस डी मान लो,
कुछ भी मान लो, ठीक है, वही चीज हुआ है। तो अब हमारा यहाँ क्या है, शुक्रवार माइनस सोमवार 9 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर क्या, अब यह शुक्रवार तथा सोमवार के तापमान में 5 और 4, 5 और 4 का अनुपात है। अब सीधे आ गया ना, यहाँ पर इसने बोला कि अंतर, शुक्रवार और सोमवार के तापमान में अंतर दिया है 9 डिग्री, और इनका शुक्रवार और सोमवार के तापमान का औसत दिया है 5.5:4। तो शुक्रवार का तापमान कितना हो गया 5x, और सोमवार का तापमान कितना हो गया 4x। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x, यही तो है 9 डिग्री। सोमवार और शुक्रवार, यही तो आ गया ना। और ये कितना है 9 डिग्री। तो 5 में x में से 4x गया तो x बराबर कितना बचा 9। तो अब क्या बोल रहा है, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान क्या है। अब इसमें क्या करो आप, x डाल करके, और शुक्रवार और सोमवार का तापमान निकल जाएगा ना, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 36 डिग्री। इसको अलग रख लो। अब क्या बोलो, शनिवार और रविवार का औसत तापमान हमें क्या चाहिए, शनिवार और क्या। अब इसमें देखो शनिवार, आगे चलो, शुक्रवार का तापमान आ गया 45 डिग्री, और सोमवार प्लस रविवार का तापमान कितना होगा, वही टोटल तापमान निकाला। तो कैसे निकाला, अगर इसमें से शनिवार तथा रविवार, ये है ना शनिवार तथा रविवार, यही है ना, और इसमें शुक्रवार ये भी है। शुक्रवार का तापमान हमने कितना निकाला है 45 डिग्री। 45। तो इस 111 में से 45 माइनस कर दोगे तो किसका तापमान आएगा टोटल, शनिवार प्लस रविवार का तापमान आ जाएगा ना। ये शुक्रवार, शनिवार और रविवार का टोटल तापमान है 111। शुक्रवार का तापमान हमने निकाल लिया 45। तो टोटल तापमान में से 45 माइनस करेंगे तो हमें कितना निकले, शनिवार और रविवार का तापमान निकलेगा ना। और ये कितना आया हमारा 66 डिग्री। 66 डिग्री कितने दिन का है, 2 दिन का है ना। तो औसत तापमान पूछ रहा है, ध्यान देना, आंसर में जरूर 66 दिया रहेगा, आपके ऑप्शन में 66 जरूर देगा, और 33 भी दिया होगा। और आप अगर 66 देख के चल दिए तो हो गया बेड़ा गर्क। आपको क्या बोल रहा है, शनिवार और रविवार का औसत तापमान पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना। तो जब औसत तापमान शनिवार तथा रविवार का तापमान हमारा आ गया 66 डिग्री, तो 2 दिन का है ना ये, तो 2 से भाग कर देंगे दिनों की संख्या, तो हमारा आ जाएगा आंसर 33 डिग्री। हमारा हो जाएगा 33 डिग्री औसत तापमान किसका है, ये शुक्रवार और शनिवार और रविवार का, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, हो गया क्लियर। कितना सुंदर क्वेश्चन था। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कितना, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। और जैसे जैसे लाइन बोल रहा है वैसे वैसे उसी के हिसाब से अपना दिमाग लगा दे रहे हैं। मैथ इसीलिए बहुत इजी होता है, क्योंकि मैथ में हमें कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता है, केवल फार्मूला याद रखो, बाकी तो खुद ही बोलता रहता है क्या करना है। अब देखो 7वां क्वेश्चन आ गया है। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छात्रावास में कितने छात्र थे, छात्रों की संख्या कितनी आई 60। अब बोल रहा है कि 20 छात्रों के आ जाने से भोजन का व्यय 120 रुपए से बढ़ जाता है। 20 छात्र और आ गए तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 80। ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए पढ़ते समय। और भोजन का व्यय 120 रुपए से बढ़ जाता है। अब भोजन का व्यय कितना है, बढ़ गया 120 रुपए बढ़ गया, लेकिन औसत व्यय 1 रुपए से कम हो जाता है। औसत व्यय मतलब कि
पर छात्र व्यय, यही तो होगा ना। औसत व्यय का मतलब पर छात्र व्यय 1 रुपए कम हो जाता है। सभी छात्रों का कुल व्यय, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी छात्रों का कुल व्यय और औसत व्यय ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकता है। या यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड दे, सभी छात्रों के कुल व्यय और औसत व्यय का अंतर बताइए, सभी छात्रों के कुल व्यय औसत व्यय का औसत बताइए, औसत भी पूछ लेता है। या ये पूछ सकता है कि औसत व्यय छात्रों के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता क्वेश्चन घुमा के? फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, अरे ये कैसे पूछ लिया। कुछ नहीं, आपको पता है कि प्रतिशत निकालना है, किसका प्रतिशत निकालना है, किससे निकालना है। जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिससे निकालना है नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रतिशत आ गया। बाकी हमारे कुल छात्रों का कुल व्यय और औसत व्यय निकला है, तो इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हम निकाल सकते हैं। ये चीज है बस, और कोई खास नहीं है। इतना आप लोग लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करेगा। अब माना कि कुल व्यय x रुपए है, हम छात्रों पर कुल x रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। छात्रों का औसत व्यय क्या होगा? अब छात्रों का औसत व्यय, कुल व्यय कितना कर रहे हैं x, कितने से है, ये 60 छात्रों का है, इस पर 60 छात्र, x/60 ये है 60 छात्रों पर, ध्यान रखना 60 छात्रों पर, ठीक है। 60 छात्रों पर कुल व्यय माना कि x रुपए है, तो 60 छात्रों का औसत व्यय कितना होगा? कुल व्यय x है तो 60 से भाग कर देंगे तो हमारा x/60 कितना आया? x/60, ये हमारा औसत आ गया, ठीक है। अब 20 छात्रों के आने से कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? नेचुरली 80 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 120 रुपए व्यय और बढ़ जाता है। अब हमारा व्यय कितना हो जाएगा? x+120, यही होगा ना। पहले हमारा 60 छात्रों पर कितना व्यय था? कुल 120 था। 20 छात्रों के और आने से हमारा 120 रुपए व्यय बढ़ जाता है, तो हमारा कुल व्यय कितना होगा? 120। तो अब 80 छात्रों का औसत व्यय कितना होगा? x+1/20, x+120/80, यही होगा ना। हमारा कुल व्यय कितना है? 120 और 120 कितने छात्र हो गए? 80, यही तो हमारा हो गया। अब यहीं पर क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि लेकिन औसत व्यय क्या होता है? 1 रुपया कम हो जाता है। अब यहाँ से क्लू मिल गया, मतलब ये और ये हमें दो चीज जो मिला, इसकी वजह से हम निकाल लेंगे, इसको डाल देंगे तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिला कि x/60 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितने बराबर है? 1। बोला कि जो पहले का व्यय है कुल व्यय और औसत व्यय, आज के औसत व्यय से 1 रुपया कम हो जाता है। तो हमने क्या किया कि x/60 कम हो रहा ना पहले से, तो पहला कितना x/60 माइनस x+120/80, ये कर दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 1 के। कहा मिला? इसी क्वेश्चन में मिल रहा है। और अगर हमें x मिल जाता है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा ना। तो अब हमने क्या किया, अब इसको हल करना है। इसका हल करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। 60 और 80 का क्या होगा? आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर 60-80 का निकालो। बीस 60, 20 चौको 80, 4 12 दिन वही होगा 240, ठीक है। इनका क्या होगा? 240, 60 चौको 240, और ये 4 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो माइनस कर दो, और उसके बाद 80 को 240 से डिवाइड करोगे तो 240 को 80 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 को क्या करोगे? x+1+20 से मल्टीप्लाई कर दोगी, और ये बराबर 1 हो गया। अब क्या होगा? ये 240 इधर आ जाएगा ना, 4x माइनस, अब ये
माइनस है तो 3 जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो x को मल्टीप्लाई करेगा तो 3x हो जाएगा, और फिर माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर यहां से माइनस फिर अंदर जाएगा, -3 जाएगा, तो पहले निशान को देखेंगे कौन सा साइन होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और 120 गुणे 3 कितना हो गया, 360, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 240, क्योंकि ये जाके यहाँ आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लेगा 240, यहाँ से हट जाएगा। अब 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x, x और ये क्या हो जाएगा, 360 जाके उधर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 6, 600 हो गया, क्योंकि ये 600 600 आ गया ना। अब x की वैल्यू आ गई, हमारा कुल व्यय कितना आ गया सभी छात्रों का। अब देखो हमारा कुल व्यय कितना आ गया, 600, और औसत व्यय कितना आ गया, ये पूछ रहा है एक्चुअल में, तथा औसत व्यय सभी छात्रों का कुल कुल व्यय व्यय। और औसत व्यय। यहाँ पर क्वेश्चन में इसको लिखना चाहिए था कि अब इन नए छात्रों का कुल व्यय पूछ रहा है कि पुराने छात्रों का औसत व्यय पूछ रहा है, इसी की वजह से मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। अगर ऑप्शन में आपके इस तरीके के दे रहा है, 60 का दे रहा है, तो कुल व्यय 600 आ गया, तो और वहां पर और 60 छात्र हैं उसको भाग किया तो 10 आ गया। अगर 600 और 10 का आंसर दिया हुआ ऑप्शन में, इसका मतलब ये 60 छात्रों का पूछ रहा है। अगर ये 600 और 10 नहीं आ रहा है तो एक बार ध्यान देना आप लोग, ये कहीं 80 छात्र को तो नहीं पूछ रहा है, तो 600 बटे 80 करके देखना, ठीक है। तो अगर ये आ जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 15 में 7.5 अगर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि वहां पर डेसिमल में दिया है, तो इसका मतलब ये 80 छात्रों का पूछ रहा है, ठीक है। ये 7.5 हो जाएगा, और ये जो 600 रुपए आए हैं, ये 80 बच्चों का खर्चा आया है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया है ना, यहाँ पर क्लियर नहीं क्वेश्चन में किया है कि ये 60 का पूछ रहा है कि 20 बच्चे के आने के बाद का पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर इनको दोष न दे करके आपको ये देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर आ रहे हैं वो 60 वाले के से मैच कर रहा है या 80 वाले से मैच कर रहा है। अगर 60 वाले से मैच कर रहा है तो हम 60 का ही मान के चलेंगे कि ये चले, वो सही है। हम इनको दोष नहीं देंगे, इनको दोष देने का मतलब हम अपना ही गड़बड़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद फिर कुल क्वेश्चंस हैं और आगे कर लेंगे, फिर हमारा आपका औसत क्लियर हो जाएगा, ठीक है।